ये उत्तर प्रदेश है, ये बंगाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आजकल एक आक्रोश से डर गई है। अखिलेश जी क्यों मीडिया से इतना नाराज रहते हैं? मैंने भी सोचा था कभी अगर मैं पॉडकास्ट करने का मौका मिले तो उनसे पूछेंगे कि आप क्यों इतना नाराज क्यों रहते हैं मीडिया आप से? लोगों से नाराज नहीं रहते। जो मजा आना चाहिए था, संघर्ष का मजा, हाँ। वो संघर्ष का मजा था कि संघर्ष था। रोज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों से पहले कह रखा था कि कोई भी अगर आंदोलन से पहले पकड़ा गया तो मैं समझ लूंगा कि वो मेरे साथ नहीं है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे नेता हमको डांट दें। अच्छा, जिस भीड़ में लोग चाहते, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत लोग इसलिए चाहते हैं कि लोग उनको डांट ही दे भले, लेकिन उनका नाम लेके उनको डांट दे। झगड़ा जिसको लोग पारिवारिक झगड़ा कहते हैं, वो पारिवारिक झगड़ा नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई एक साजिश थी। लाल टोपी हमारी क्रांति की भी निशानी है, समाजवादी की भी निशानी है, और इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको पहनते हैं। और 17 के बाद वो लगातार इसलिए पहन रहे हैं कि नेताजी ने कहा। आदरणीय अखिलेश यादव जी फिटनेस को लेके बहुत उस पर काम भी करते हैं। तो सुबह और शाम 2 टाइम जिम भी करते हैं। अगर मौका नहीं मिला या चुनाव के प्रचार में है तो वापस आके भी करते हैं, लेकिन जिम ज़रूर करते हैं। तो शायद मुख्यमंत्री जी उतने बजे सो के उठते भी नहीं होंगे जब आदरणीय अखिलेश यादव जी अपडेट हो जाते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। यूपी की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी और उस विरोधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सबसे करीबी नेता, जी हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद की, जो शुरू से ही समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। आज हम उनसे बात करेंगे अपने इस पॉडकास्ट में, उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में। कुछ अखिलेश जी की बात होगी, कुछ मुलायम जी की बात होगी। तो फारूक, बहुत बहुत, चांद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं थोड़ा अपने बारे में कि कब से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं? मैं छात्र राजनीति से समाजवादी पार्टी में रहा। जब मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज आया तब से मैं समाजवादी छात्र सभा से जुड़ा, और समाजवादी पार्टी छात्र सभा से चुनाव लड़ा। पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, उसको मैंने जीता समाजवादी छात्र सभा से। फिर 2003 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ समाजवादी छात्र सभा से। तो शुरू से ही समाजवादी पार्टी में ही रहा, और समाजवादी छात्र सभा से जुड़ के आज समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे 2021 में राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया समाजवादी पार्टी का। मैं उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। तो आपने कभी नहीं सोचा, क्योंकि आप शुरू से ही समाजवादी पार्टी से जुड़े, आपने कभी नहीं सोचा कि मौजूदा समय में राजनीति की हवा जिस तरफ चल रही हम भी उसी तरफ चलें? नहीं, हम लोगों की तो विचारधारा समाजवादी है हमेशा से। जब से मैं सोच संभाला छात्र राजनीति की, तब से छात्र सभा से जुड़ा रहे, तो इसका फर्क नहीं पड़ता। और हम लोगों ने तो हमेशा लोहिया जी को पढ़ा, फिर नेताजी के साथ हमें काम करने का सौभाग्य मिला। आज हम लोग नेताजी की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में लोग नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, उसकी बात करेंगे। तो लोहिया जी भी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो समाजवादी पार्टी ने कभी, हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि सत्ता है या सत्ता के बाहर है। सत्ता भी देखी, सत्ता के बाहर भी देखा, विपक्ष भी देखा, सत्ता भी देखी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति करना, राजनीति में कभी अपने हितों के लिए कभी राजनीति नहीं की, हमेशा जनता के लिए राजनीति की, सेवा के लिए राजनीति की। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सत्ता में या विपक्ष में। फखरुल जी को चांद भाई लोग ज्यादा जानते हैं, फखरुल हसन के नाम से कम जानते हैं, ये सच है? हाँ, उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कि मैं जब लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज आया, हाँ। तो क्योंकि मेरा जो मार्कशीट पे नाम है वो फखरुल हसन है, लेकिन क्योंकि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज हमारे घर के समीप था। अच्छा। तो वो लोग पहले से मुझे चांद के नाम से जानते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग मुझे फखरुल के नाम से नहीं जानते थे। जब क्रिश्चियन कॉलेज आया तो फिर जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा, तो क्योंकि जो आपका मार्कशीट में नाम है वही आपकी जो बैलेट पेपर होता है उस पर भी नाम होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, प्रिंसिपल थे, उनसे लंबी लड़ाई लड़ी कि हमारा जो बैलेट पेपर है उस पे भी मेरा नाम फखरुल हसन चांद लिखा जाए। हाँ, क्योंकि फखरुल हसन के नाम से लोग मुझे बहुत कम जानते थे। तो फिर बहुत संघर्ष के बाद वो नाम तो जुड़ गया, मैं चुनाव भी जीता। लेकिन उसके बाद जब मैं राजनीति में आया तो मैंने एक चेंज किया। फिर पहले जब मैं फखरुल हसन लिखता था, हाँ। उसको मैंने फखरुल हसन चांद कर दिया। हालांकि वो चांद हमारे घर का नाम है, जो हमारे सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे नाम है, हाँ। वो फखरुल हसन ही है।
तो राजनीति है, उसके लिए जब जहाँ से जो पहचान मिली उसको आगे लेके चलना तो पड़ता है। अखिलेश जी किस नाम से आपको बुलाते हैं, फखरुल हसन या चांद? कभी उन्होंने फखरुल हसन के नाम से नहीं बुलाया होगा। अच्छा। वो हमेशा मुझे चांद के नाम से बुलाते हैं, हालांकि नाम जानते हैं, लेकिन क्योंकि सब चांद जानते हैं यहाँ राजनीति में भी, घर में भी, पूरे क्षेत्र में भी, तो चांद के नाम से ही जानते हैं। और आप, मुझे लगता है आप लोग भी मुझे चांद के नाम से सब चांद भाई, हाँ, चांद के नाम से जानते हैं। अच्छा, थोड़ा ये बताइए कि आपने अभी विचारधारा की बात की, तो आपको समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी किस तरह से प्रभावित की है? देखिए, हम लोग तो जब छात्र राजनीति कर रहे थे तो हम लोगों के कानों में एक ही नारा सुनाई देता था कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, हाँ। जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम। तो हम लोग छोटे थे तो उतनी समझ भी नहीं थी राजनीति की। कॉलेज के जब क्रिश्चियन कॉलेज आया तो हम लोग सुनते थे, नेताजी को कभी देखा नहीं था, नेताजी को ना कभी नेताजी से मिले थे। तो मैं जब ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव जीता, उसके बाद में पहली बार स्वर्गीय ब्रह्मबख्श सिंह गोपाल जी अब जिंदा नहीं हैं, वो छात्र सभा देखते थे, उनके साथ हम लोग मिलने गए थे चुनाव जीतने के बाद। तो नेताजी से पहली बार मिले। तो जो विचारधारा की बात है, हम लोगों ने नेताजी में पूरा विचारधारा, आप समाजवाद कहें तो उसका विश्वविद्यालय देखा है। जो नेताजी ने जो जीवन जिया या नेताजी ने जो काम किया, नेताजी ने जो संदेश दिए, नेताजी के जो विचार थे, नेताजी की जो बातें थी, जो हम लोग तक गए, हम समाजवादी समझते हैं कि वही समाजवाद है, वही विचारधारा है। क्योंकि नेताजी से बड़ा कोई लीडर समाजवादी सोच का मैं नहीं समझता कोई दूसरा हुआ। क्योंकि हम लोगों ने तो नेताजी को देखा है, हम लोगों ने कभी लोहिया जी को नहीं देखा। हम तो किताबों में पढ़े लोहिया जी को, या देखा सुना है या किताबों में सुना, समाजवाद को पढ़ा कि आज़ादी की लड़ाई से लेके बाद में विपक्ष की राजनीति तक का संघर्ष रहा। लेकिन नेताजी ने सत्ता में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, जो समाजवाद की विचारधारा है उसको आगे भी बढ़ाने का काम किया, उसके लिए काम भी किया। तो हम लोगों ने तो नेताजी को देखा और हम समझते हैं वही समाजवाद है जो नेताजी ने दिया। अच्छा, जहाँ तक हम समझते हैं कि छात्र राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने वाली समाजवादी पार्टी ही थी, क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने ये दूरगामी सोच रख रखी थी कि आने वाले समय में पूरी युवाओं की एक पार्टी तैयार की जाएगी समाजवादी? नहीं, समाजवादी पार्टी नौजवानों को आगे बढ़ाती, छात्र राजनीति को से निकले लोग आज विभिन्न दलों में, ज्यादातर समाजवादी पार्टी में हैं, ज्यादातर हैं, लेकिन वो सब आज जो दूसरे दलों में भी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हो ब्रजेश पाठक जी हों, या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दया शंकर जी हों, हाँ, ये सब लोग छात्र राजनीति से निकले। और इन सब को नेताजी का एहसान मानना चाहिए। अगर नेताजी नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में कभी छात्र चुनाव नहीं होते, क्योंकि नेताजी ने हमेशा उस चुनाव के लिए हमेशा संघर्ष किया। कहते थे नेताजी की छात्र नर्सरी है राजनीति की, छात्र संघ, और छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो लड़के अपनी बात कहाँ रखेंगे और कहाँ से वो लीडर निकलेंगे जो देश को आगे चलाने का काम करें। तो क्या अखिलेश जी ने कभी कोशिश नहीं की कि जो ये छात्र संघ की राजनीति या छात्र संघ के चुनाव इसको दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि सरकार ने तो बंद कर दिए चुनाव? नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी शुरू से ही छात्र संघों की पैरोकार रहे हैं, छात्र संघों की लड़ाई लड़ने काम किया है। मुझे याद है कि 2003 में जब बसपा भाजपा की मिलीजुली सरकार थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय पे बड़ा आंदोलन किया था, उनके नेतृत्व में हुआ था कि जो छात्र संघों पे प्रतिबंध लगे हुए थे कि छात्र संघों से प्रतिबंध हटाया जाए। उसको लेके लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में अगस्त 2003 में बड़ा आंदोलन चल रहा था, जब आदरणीय मायावती जी भी रैली कर रही थी अंबेडकर मैदान में, और वहाँ पे उन्होंने सरकार को विधानसभा भंग करने के लिए बोल दिया था अपनी रैली में। लेकिन चूंकि विधानसभा भंग राज्यपाल के पास होती तो उनके वहाँ पहुँचने से पहले विधानसभा सरकार गिर गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी तो लखनऊ विश्वविद्यालय में बोल रहे थे और हम लोग सरकार को ललकार रहे थे, तभी आपकी तो सरकार भी रही ना उस समय भी, आप चाहते तो इसको ला सकते थे। नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रयास किया था, क्योंकि ये लखनऊ विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता थे हमारे जूनियर अपना हेमंत त्यागी। अच्छा। वो अपने छात्र संघ चुनाव को लेके हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट ने वहां से रोक लगा दी। उसके बाद छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। हालांकि हम लोगों ने प्रयास किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय और दूसरे छात्र नेताओं को लेके गया था। हमने कहा भी था कि हम लोगों ने कि सरकार की तरफ से जवाब लग जाएगा तो हो सकता हो कुछ आदेश हो जाए,
लेकिन सरकार के तरफ से सहयोग मिलने के बाद भी छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाया। तो उसके लिए ये कहना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। और हालांकि कई विश्वविद्यालयों में हुए भी उस समय भी, और इधर भी कई विश्वविद्यालयों में होते हैं, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय जो राजधानी का है वहाँ पे नहीं हो रहा है, या दूसरे BHU में नहीं हो रहा है जहाँ होना चाहिए था, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो सवाल ये कि छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए, उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हमारे पार्टी के सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी वो सदन में बोल चुके हैं छात्र संघ चुनाव के लिए, और समाजवादी पार्टी सत्ता में 2027 में आएगी तो हम कानून बनाएंगे जिसको विधानसभा से पास कराएंगे। ये बात आदरणीय अखिलेश यादव जी से हम लोग ने अनुरोध की थी, तो जिस बात को उन्होंने मान लिया है कि हम लोग उसका कानून बनाएंगे कि सरकार किसी की भी रहे, लेकिन छात्र संघ चुनाव एक तय समय में जब प्रवेश प्रक्रिया जैसी समाप्त हो वैसे ही करा दिए जाएंगे। ये अनिवार्यता हर विश्वविद्यालय महाविद्यालय के लिए लागू होगी। अच्छा, आपने कहा कि 2027 में आपकी सरकार आएगी, कुछ तैयारियां की हैं सरकार को लाने की, वापस लाने की, सत्ता में आने की? तैयारी तो पहले भी थी, 24 में भी हम लोगों ने तैयारी करके ही भाजपा को हराया था उत्तर प्रदेश में, और 27 की भी तैयारी ही जारी है। आदरणीय अखिलेश यादव, इस समय आपके सामने वो पार्टी है जो ऐसी जगहों पे इतिहास बना दिया है जहां जीत की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं थी। बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, सवाल ये कि बंगाल में बहुत समय से एक ही दल की सत्ता थी, और हमेशा सत्ता के खिलाफ थोड़ा बहुत गुस्सा होता है। फिर SIR की प्रक्रिया में 27 लाख वोटर्स के नाम काट देना, उससे ज़्यादा लोग अभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, और फिर माननीय न्यायपालिका का उसमें कुछ ना करना, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो सवाल ये कि भले बंगाल जीत लिए हो, किन परिस्थितियों में जीते, कैसे जीते, वो सब जानते हैं। और उससे बड़ी बात ये है कि ये उत्तर प्रदेश है, ये बंगाल नहीं है। अच्छा। यहाँ की जो राजनीति है वो राजनीति बंगाल की राजनीति से बहुत अलग है, और अलग है भी, ये हमने दिखाया भी था 24 में, जहाँ ये नारा दिया जा रहा था 400 पार 400 पार, और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हों या जो और केंद्रीय मंत्री हों, सब कोई अपना टारगेट रखा था 10 लाख से जीतेंगे, कोई कह रहा था 5 लाख से जीतेंगे। सबकी जीत का अंतर देख लीजिए, बहुत लोग तो हार ही गए, कई मंत्री हार गए उनके, लेकिन जो लोग थे उनके अंतर देख लीजिए। और शायद हम लोगों अब थोड़ी सी मेहनत और करते तो जो 43-44 सीटें जीती हैं वो कुछ और परिवर्तन होता, और थोड़ा अगर ईमानदारी से चुनाव और हो गया होता तो ऐसे भी हम लोग 50-55 सीटें जीत गए होते। तो अच्छा, ये बताइए, कभी ऐसी हताशा या कुछ नेगेटिविटी नहीं आती है जब ऐसे नतीजे देखते हैं कि मेहनत की और लग रहा था कि वहाँ पर बीजेपी का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी इतने भारी बहुमत से आई है, उस समय बतौर कार्यकर्ता एक मन में निराशा नहीं आती है और लगता है कि हाँ, चैलेंजेस और बढ़े हैं, क्योंकि यूपी का चुनाव तो उससे ज़्यादा कठिन होता है? नहीं, निश्चित रूप से हताशा नहीं होती है, गुस्सा ज़रूर है। पूरे देश में नौजवानों में भी गुस्सा है। भाजपा जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। आप चुनाव आयोग की भूमिका को देख लीजिए, चुनाव आयोग की भाषा को देख लीजिए, और शायद चुनाव आयोग का भूमिका और उनकी भाषा इसलिए भी बिगड़ी हुई है क्योंकि इस सरकार में चुनाव आयोग के रिटायरमेंट के बाद, उनके हट जाने के बाद, ना उन पर सिविल प्रोसीडिंग कोई हो सकती है, ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया है कि उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी कहे या किसी के लिए भी किन्हीं भी शब्दों का इस्तेमाल करे। उनको पता कि मेरा ना अभी कुछ होने जा रहा है, ना आगे कुछ होने जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है, हताशा नहीं है। हम लोग समझते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं बचा है, तो हम लोग संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं और संघर्ष करेंगे। और आपने देखा कि पूरे देश में कैसी निराशा है। भारतीय जनता पार्टी आजकल एक कॉकरोच से डर गई है। हाँ। तो जो लोग एक कॉकरोच से डर गए हों, उनसे बड़ा हताशा वाली पार्टी कौन सी होगी? हम तो नहीं डरते, हम लोग तो विपक्ष में। आप सत्ता में होने के बाद, शासन में होने के बाद आप कॉकरोच से डर रहे हैं, उनके अकाउंट को ब्लॉक कराते चल रहे हैं। अरे, लोकतंत्र में इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए और इतना बर्दाश्त भी होना चाहिए। मैं तो इस मामले में कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूँ कि अन्ना हजारे आंदोलन भी हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं रहा, सब मीडिया भी स्वतंत्र थी, सब लोग दिखाते थे। बाबा रामदेव भी आंदोलन किए, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आज आप कर सकते हैं क्या? आप आंदोलन कीजिए। कितने आंदोलन हुए? किसानों का आंदोलन हुआ, 600 से ज़्यादा किसान, उनकी डेथ हो गई। किसी एक को मुआवजा दिया हो तो बताइए। आंसू गैस के गोलियां सब चलाएं। आज आप देखिए,
कहीं सड़क पे भी नहीं उतर रहे हैं। वो तो कोई कहीं दूसरी कंट्री में बैठ के उसने एक अकाउंट बना दिया जो भारतीय है और कॉकरोच जनता पार्टी नाम रख दिया। हाँ। उसके इतने फॉलोअर्स हो गए जितने भारतीय जनता पार्टी जो कहती है मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हूँ, वो भी पिछड़ गई और 2-4-10 दिन में पिछड़ गई। सोचिए, तो हताशा तो समाजवादी पार्टी या विपक्ष में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में नजर आती है। क्योंकि अगर हताशा नहीं होती तो ये अकाउंट कभी ना ब्लॉक होते, और अगर डर ना होता तब भी ये अकाउंट ब्लॉक ना होता है। तो जो लोग लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करते हैं, जो लोग लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, वो लोग बहादुर नहीं होते। तो चांद भाई, क्या जो ये कॉकरोच पूरा मूवमेंट चल रहा है, समाजवादी पार्टी उसको समर्थन करती है? क्योंकि आप तो खुद कहते हैं हम युवाओं की पार्टी हैं, और पूरा एक कॉकरोच मूवमेंट जो है ये पूरा युवाओं पर ही और बेरोजगारी पर, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर है। तो क्या आने वाले समय में ऐसा कुछ लगे कि पार्टी ऑफर करें अखिलेश जी कुछ उनको कि पार्टी में शामिल होकर साथ में चुनाव लड़ें या अपना सहयोग दें, ऐसा कुछ पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए, जहाँ तक कॉकरोच जनता पार्टी का सवाल है कि अभी हालांकि वो भी कोई पॉलिटिकल पॉलिटिकल नहीं है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो समर्थन और विरोध का सवाल ही नहीं है। जो लोग एक मूवमेंट चला रहे हों सोशल मीडिया पे, कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, उस मूवमेंट को जब पूरे देश से और दुनिया से समर्थन मिल रहा हो तो हम आप कौन होते हैं? लेकिन चांद भाई, हमको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे ही मूवमेंट केजरीवाल ने चलाया था और उसके बाद पार्टी बनाई और राजनीतिक दल बनाया और सरकार में भी आई। नहीं, ठीक है आपकी बात, तो इसके लिए तो सत्ता वाले डरे ना। हम लोग तो विपक्ष में हैं, हमसे क्यों डर की उम्मीद कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि देश का नौजवान वो अपनी बात को आगे रख के, उनकी बात सुनी जाए, उनको लाठी डंडे से या उनके अकाउंट ब्लॉक करा के उनको डराने दबाने का प्रयास ना किया जाए। लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र में किसी ने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली किसी एक टिप्पणी के बाद, तो सरकार है उसको वो देखे ना कि नौजवानों में कितनी निराशा है कि आप बेरोजगारों को आपने कॉकरोच कहा, सारे बेरोजगार एक जगह इकट्ठा हो गए। और कितने बेरोजगार हैं कि वो 8-10 दिन में जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहती तो उनसे बड़ी पार्टी हो गई। भले वो रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड तो यहाँ देश में बहुत से संगठन है जो नहीं है, जो भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जितने लोग जुड़े हैं अगर देखा जाए तो इसका मतलब उतने लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। निश्चित रूप से परेशान हैं। अगर इतने लोग परेशान नहीं होते तो इतनी जल्दी इतने फॉलोअर्स नहीं होते। और देखिए, कोई राजनीतिक दल भी हम लोग उतनी ताकत के साथ उतने दिनों में नहीं बना सकते। तो इससे पता चलता है कि जो नौजवान हैं उनमें कितना गुस्सा है। उन नौजवानों का गुस्सा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी बनाते हैं और उनके फॉलोअर्स इतने बढ़ जाते हैं। तो क्या आपकी पार्टी इस मूवमेंट के साथ है? नहीं, हम तो नौजवानों के साथ हैं। नौजवान जिस मुहिम को चला रहे हैं उस मुहिम के साथ हैं कि नौजवान वो कॉकरोच नहीं है। देश की सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा हर साल किया था। आप पूरा नहीं करेंगे तो कॉकरोच तो पैदा ही होंगे, और कॉकरोच तब भी पैदा होंगे जब आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पानी की टंकियां फट जाती हैं और कोई सवाल ना पूछे। अगर कोई पत्रकार वो दूध में पानी मिलावट है या मिड डे मील में मिलावट है उसको दिखा दे, उसको जेल भेज दीजिए, कोई सवाल ना पूछे, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसी स्थिति पैदा हुई है देश में, इसलिए ये कॉकरोच पनपेंगे और ये कॉकरोच और बहुत तेजी से पनपेंगे। अखिलेश जी क्यों मीडिया से इतना नाराज रहते हैं? मैंने भी सोचा था कभी अगर मैं पॉडकास्ट करने का मौका मिले तो उनसे पूछेंगे कि आप क्यों इतना नाराज क्यों रहते हैं मीडिया से? आप लोगों से नाराज नहीं रहते। चलिए, अच्छी बात है ये तो। और मीडिया और आदरणीय अखिलेश यादव जी फील्ड में काम कर रहे किसी भी मीडिया वाले से नाराज नहीं होते। जो जर्नलिस्ट है उनसे नाराज नहीं होते। हाँ। अगर उनकी नाराजगी है तो या तो उन पूंजीपतियों से है, उनके मालिकों से है, या वो न्यूज एंकर जो कुछ भी परोसने को तैयार रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग जमीन पे काम करते हैं उनके पास बहुत खबरें होती हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं। इस धूप में आप भी 43 डिग्री 44 डिग्री में आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो मीडिया के लोग फील्ड में काम करते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो खोजी पत्रकारिता भी करते हैं, वो बहुत टफ काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत को कभी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सवाल नहीं उठाए। हाँ, वो मेहनत करते हैं, सवाल उठाते हैं, खबर निकाल के लाते हैं, फिर खबर जब नहीं चलती है तो उनके में हताशा बढ़ती है। हताशा की जो आप बात करें थे, हताशा वहाँ बढ़ती है। और जब वो हताशा बढ़ती है तो बहुत से पत्रकार हैं जिन्होंने सोचा कि कब तक घुट के इस तरह से रखा जाए कि मैंने कोई खबर की, कोई उस खबर के बाद उस खबर को नहीं चलाया गया, तो वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं आज। हाँ, अच्छा चांद भाई बताइए, जैसे इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है देश में कॉकरोच, ठीक है, सारी पार्टियां उसको देख भी रही हैं, समझ भी रही हैं और उसकी अपनी अपनी गणना भी कर रही हैं,
लेकिन मोदी जी विदेश में मेलोडी प्रमोट कर रहे हैं। देश में संकट है, आर्थिक संकट के दौर से है देश, जहाँ पे दूध के दाम बढ़ रहे हैं, तो आटा दाल चावल के, गैस के, पेट्रोल के, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हों, और गैस के और सीएनजी के जब दाम बढ़े हों तो जो लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं वो जलौनी लकड़ी भी 900 रुपये कुंतल थी, वो आज 1700-1800 रुपये कुंतल पहुंच गई हो। तो सवाल तो हैं, और उन सवालों के बीच में प्रधानमंत्री जी की अपील है कि देश की जनता विदेश की यात्राएं ना करे, सोना ना खरीदे, एक साल संकट है, अपने खर्चों को कम करें। फिर प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर चले जाते हैं। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि इन यात्राओं से, जितनी यात्राएं की, उनसे हासिल क्या हुआ देश में। हमारे पड़ोसी मुल्कों से, किसी भी मुल्क से हमारे रिश्ते बेहतर नहीं रह गए। हमारे जो ईरान से रिश्ते थे, रशिया से रिश्ते थे, वो हमारे रिश्ते बेहतर नहीं रह गए। हमें आज अमेरिका के आगे मजबूर होना पड़ रहा है कि वो कहता है कि हम नहीं, अब आपको तो इनसे तेल नहीं लेना है, तो हम उनसे तेल नहीं ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ये ज़रूर बताना चाहिए कि विदेश गए हैं तो विदेश जाके क्या उपलब्धि हासिल की, क्या देश को हासिल हुआ। क्योंकि जब आप अगर पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिए तो देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्राओं पे जाते थे तो वो बाकायदा लौट के आके प्रेस करते थे, मीडिया को बताते थे, देश को संबोधित करते थे कि हम इन यात्राओं पे गए थे, इन देशों से बातचीत के बाद देश को क्या हासिल हुआ। आज कुछ भी हासिल नहीं होता। मेलोडी चॉकलेट कितनी कैसी है, आज हमें ये हासिल हुआ है। क्या मेलोडी से कुछ रिश्ते सुधरेंगे विदेश से भारत के? देखिए, अगर रिश्ते ही सुधारने तो इटली से रिश्ते सुधारने तो बेहतर है कि इटली से रिश्ते सुधरे, लेकिन इटली को लेके तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो वही इटली का जहाँ तक सवाल है, सवाल इस बात का है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते कैसे बेहतर हों, उस पर काम होना चाहिए। हमारी विदेश नीति जो बिल्कुल खस्ता हाल हो गई है, असफल हो गई है, उसको कैसे सुधारा जाए, उस पर काम होना चाहिए। रशिया से, ईरान से रिश्ते हमारे बेहतर रहे। अमेरिका का जो दबाव हम इतना महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका जैसा कह रहे हैं हम वैसा कर रहे हैं, ये देश का ये देश कभी नहीं चाहता, या देश में रहने वाले नागरिक ये कभी नहीं चाहते, और देश ने कभी ये स्वीकार नहीं किया है कि अमेरिका जो कहे हम वो उतना करें। तो आज हम अमेरिका के कहे पे चल रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चांद भाई, थोड़ा सा आपकी पार्टी को लेकर और नेताजी को लेकर और अखिलेश जी को लेकर थोड़ा सा सवाल है। आपने बताया कि आपने उस समय से राजनीति शुरू की जब आपने मुलायम सिंह जी को देखा, उनके साथ में राजनीति आपने शुरू की। हालांकि वो आपसे सीनियर थे, लेकिन आपने उनकी छत्रछाया में राजनीति शुरू की। जब नेताजी अखिलेश जी को लेकर आए और ये उन्होंने पब्लिकली इंट्रोड्यूस किया कि अब आगे की राजनीति में अखिलेश रहेंगे, तो जब आप बतौर चांद भाई, आपके जहन में क्या आया कि लेके आए हैं अपने बेटे को, क्या वही पिता पुत्र की सियासत आगे बढ़ेगी? नेताजी जब मैं राजनीति में आया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले से राजनीति में थे। अच्छा। हाँ, वो राजनीति में थे। हाँ। और आदरणीय अखिलेश यादव जी वो युवा प्रभारी थे। अच्छा। तो हम जब शासन का चुनाव जीत के गए थे ज्वाइंट सेक्रेटरी का, तो नेताजी के पास गए थे और नेताजी ने मुझे भेजा था कि तुम इनको लेके जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम दिया कि उनके पास जाओ, उनके साथ काम करो। उसके बाद मैं उनका आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास चला गया और फिर मैं कभी उन्हीं के साथ काम करता रहा। तो जब पहली बार अखिलेश जी से मुलाकात थी तो क्या दिमाग में चल रहा था कि एक होता है फर्स्ट अटेम्प्ट जब किसी से मिले? और ऐसा है कि मुझे याद है कि जब मैं उनसे मिला था तो मैं कोई परिपक्व राजनीतिक था नहीं। हाँ। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव BA1 का में था जब जीत के गया हूँ। मैं उनके पास अखिलेश जी भी युवा राजनीति में सक्रिय थे। यूथ के प्रभारी थे आदरणीय अखिलेश यादव जी। तो मैं मिला था जनरली कि मेरे लिए तो नेताजी से मिल लिए तो बड़ा सपना पूरा हो गया, फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिल लिए तो अब मुझे और क्या चाहिए था। तो उनसे मिलने के बाद हम लोगों ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़े कि छात्र राजनीति को कैसे लेके चलना है या मूवमेंट को कैसे चलाना है। उसके बाद हम उनसे मिले तो उसके बाद हम लोगों ने कभी पलट के नहीं देखा, उनके साथ हमेशा काम किया, आंदोलन हुए राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। तो हम लोगों ने जो हम लोगों की पूरी टीम थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की टीम थी, हम लोगों ने हर उस आंदोलन को सफल बनाया जिस आंदोलन के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा। अगर कोई टास्क दिया कि ये टास्क पूरा होना है, किसी भी कीमत पे हम लोगों ने उसको पूरा किया।
चाहे घेरा डालो डेरा डालो में एनेक्सी में ताला डालने का हो, या डीएम कार्यालय में ताला डालना हो, कमिश्नर ऑफिस में ताला डालना हो, जो भी था उस समय जो आंदोलन था नेताजी ने आह्वान किया था 2011-12 में, वो भी पूरा किया हम लोगों ने। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करने का मजा बहुत आया। जो मजा आना चाहिए था, संघर्ष का मजा, वो संघर्ष का मजा था कि संघर्ष था। रोज हर हफ्ते 10 दिन में कोई आंदोलन होता था, और आंदोलन में हम लोग पकड़े भी जाते थे, पुलिस लाइन जाते थे, फिर छूट जाते थे, एक दिन में 2-2 3-3 बार पकड़ लिए जाते थे। तो जो प्रशासन था वो भी जानता था कि ये सब जो है कोई बात होगी या कोई मुद्दा आया तो ये इन लोगों को पहले पकड़ना है। तो हम लोगों के नाम सब टॉप लिस्ट में रहते थे प्रशासन के, कि अगर कोई आंदोलन समाजवादी पार्टी ने कॉल कर दी है तो पहले इनको पकड़ लेना अगर ये मिल जाए। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों से पहले कह रखा था कि कोई भी अगर आंदोलन से पहले पकड़ा गया तो मैं समझ लूँगा कि वो मेरे साथ नहीं है, वो खुद पुलिस को। तो हम लोग कभी भी आंदोलन से पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी का कोई सिपाही क्या करते थे जब आंदोलन का ऐलान होता तो कि कहीं छुप जाते थे, पहले कहीं हट जाते थे, पुलिस ना पकड़ पाए आपको? हाँ, तो ऐसा था कि जब आंदोलन होता था कि 4 दिन बाद आंदोलन है, तो हम लोगों को मालूम होता था कि अब 4 दिन पहले से ही पुलिस घर आ जाएगी। तो हम, अब नाम नहीं लूंगा मैं, हमारे मित्र हैं, उनके होटल थे। तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे दोस्त थे, मैं फ़ोन करता था कि मैं आ रहा हूँ, तो 2 दिन वहीं पड़े रहते थे और वहीं अपना रूम में रहते थे, वहीं खाना पीना खाते थे। और जब आंदोलन होता था तो पार्टी ऑफिस या हजरतगंज सीधे वहीं से पहुँच जाता था मैं। और हम लोगों के साथ वाले भी 2-4-10 लोग रहते थे, तो वो भी वहीं रहते थे। तो आंदोलन हम लोगों ने किए सब। तो चांद भाई, अगर ये कहें कि आप अखिलेश यादव के साथ युवा राजनीति के सहयोगी हैं, साथी हैं, तो गलत नहीं है? नहीं, हम लोगों के नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन में राजनीति की, उन्होंने हम लोगों को रास्ता दिखाया और आज हम सब उनके साथ हैं। हाँ, ये सही है कि हम लोगों ने उनकी जर्नी देखी है, यहाँ तक का सफ़र हमने देखा है। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी में कोई बदलाव नहीं आया, वो पहले भी जैसे थे वैसे ही आज हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो मुख्यमंत्री, और शायद यही कारण है कि हम लोग इस बात को समझ भी नहीं पाए कि वो मुख्यमंत्री हैं। आज जब हम लोग अपने मैच्योर हो चुके हैं, बहुत सी चीज़ें देख ली हैं, तब हम लोगों को समझ में आता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे। हम लोग उनसे कौन कौन सी छोटी छोटी बातें कहते थे, तो वो समय की बात है। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कभी इस बात का एहसास हम लोगों को कभी नहीं होने दिया, ना जब वो सांसद थे तब, ना वो प्रदेश अध्यक्ष बने तब, ना मुख्यमंत्री बने तब, और अब आज जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, तब भी इस बात का कभी एहसास नहीं होने दिया। वो हमेशा हम लोगों से उसी तरह से जैसे सन 2000 में थे उसी तरह से आज भी मिलते हैं जैसे पहले। अच्छा, अखिलेश जी के लिए कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट, इजी टू एक्सेस नेता, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इजी टू एक्सेस से मेरा मतलब ये है कि आसानी से लोग उन तक पहुंच जाते हैं, उन तक अपनी बात कहते हैं और वो सीधे लोगों से जुड़ते भी हैं। सच है ये बात? नहीं, ये बात कोई उदाहरण हो ऐसा कुछ आपके पास? ये बात बिल्कुल सच है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का जुड़ाव वो पार्टी के, जैसे नेताजी को पता था कि उनका छोटा कार्यकर्ता या उनका बड़ा नेता वो क्या काम करता है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, या वो क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, वो सब कुछ आदरणीय अखिलेश यादव जी जानते थे। जैसे नेताजी जानते थे वैसे ही आदरणीय अखिलेश यादव जी भी जानते हैं। अच्छा। तो जहाँ तक उनसे मिलने का सवाल है, तो आज भी लोग जिनको वो जानते भी नहीं है, लोग उनको मैसेज कर देते हैं। उनकी कोई समस्या होती है कि ऐसी समस्या है, वो बुला लेते हैं। कोई देश की राजनीति में, या मैं समझता हूँ दुनिया की राजनीति में, पूरे विश्व में कोई इतने बड़े राजनीतिक पार्टी का कोई लीडर इस तरह से पब्लिक के से सीधे कनेक्ट नहीं है। मैं समझता हूँ उनका नंबर भी, जो फ़ोन नंबर है, वो भी सबके पास बटा हुआ है। शायद ही किसी लीडर का सबके फ़ोन उठाते हैं लोग, कल करते हैं, जितना भी उनके फ़ोन हो सकता हो कि सबके ना भी उठा पाते हो, लेकिन अगर किसी ने मैसेज किया है, उनको कोई समस्या है, और अगर वो समस्या है, वो मैसेज सबके पढ़ते हैं, भले थोड़ा देर से पढ़े या जल्दी पढ़ रहे, उनके हाथ में फ़ोन है पहले पढ़ रहे, लेकिन वो मैसेज सब पढ़ते हैं। और उनको अगर कोई समस्या किसी को होती है, इसीलिए वो जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। अगर आप उनको सोशल मीडिया पर देखिए तो कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है, फौरन वो इतने अलर्ट रहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर किसी कार्यकर्ता की, नेता की कोई समस्या होती है,
तो उनको पता होती है। हम लोग जब उस पर चर्चा कर रहे होते कि ये हो गया है, उतनी देर में आदरणीय अखिलेश यादव जी उस नेता से या उस कार्यकर्ता से बात कर चुके होते हैं। अच्छा, नेताजी मुलायम सिंह जी की बात करें तो उनकी एक आदत थी, कई बार हम लोग ने जब नहीं, कवरेज, एक बात मैं और बता दूं आपको कि 14 अप्रैल को आपने जो पूछा कोई उदाहरण, हम नया उदाहरण देते थे, पुराने तो हम आपको 50 बताते। अच्छा, लेकिन जैसे वो हमारी एक बहन थी, वो मैसी, जो अंबेडकर जयंती के दिन वो भंडारा कर रही थी। हाँ, तो वो कोई समाजवादी पार्टी के कोई सक्रिय कार्यकर्ता या कोई बड़ी नेता नहीं थे। उनको उन्हीं ने भी आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहा था कि भैया अगर आप आइएगा तो हमारे भंडारे में आइएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी गुरुद्वारे गए थे, उन्होंने वहाँ से कहा कि नहीं, बुलाया, मैं वहाँ पर जाऊँ। तो उनसे भी पूछ लीजिए, उनका कोई पहले से कोई ऐसा नहीं था कि जो कोई जुड़ा हो, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी को बुलाया था, उनको याद था, तो वो वहाँ गए और भंडारे में गए भी। फिर उसके बाद उन पर उनके पिताजी पे कार्रवाई हुई, वो भी सबने देखा। आपके पत्रकारों ने बुलाया तो वो भी वो कह के आए चैनल पे बैठ के कि आज क्या करेंगे। उन्होंने कहा आज भंडारा खाएंगे। उन्होंने पहले कहा कि मंगलवार को हम भंडारा खाते हैं। हाँ, तो आज वो भी वहाँ थे। तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहे आम हो या खास हो, सबको उनसे आसानी से मिल लेते हैं, अपनी बात कह लेते हैं। और इस तरह की राजनीति, जिस तरह आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे देश की राजनीति में उनके जैसा कोई लीडर है नहीं। अच्छा चांद भाई, ये बताइए, जैसे नेताजी का जो व्यवहार था, क्योंकि हम लोग ने कई बार उनकी रैली कवर की है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है वो भी कवर किया है। कोई भी कार्यकर्ता अगर उनकी मीटिंग या उनकी स्पीच के बीच में कुछ भी बोल देता है या कुछ है, तो वहीं पे उसका नाम लेके उसको डांट देते थे, गुस्सा कर देते थे। कई बार तो अखिलेश यादव जी को भी उन्होंने डांटा है इसके लिए। तो क्या ये नेचर अखिलेश जी में भी है कि डांट भी देते हैं, वो जितना वो उनका लगाव है कार्यकर्ताओं से, उतना वो गुस्सा भी कर देते हैं गलत चीजों पे? कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे नेता हमको डांट दे। अच्छा, जिस भीड़ में लोग मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत लोग इसलिए चाहते हैं कि लोग उनको डांट ही दे भले, लेकिन उनका नाम लेके उनको डांट दे। और जब नेताजी थे तब भी ये बात थी, लोग जानबूझ के भी खड़े होते हैं, आज भी यही करते हैं कि किसी तरह से डांट ही पड़ जाए कि हमारे नेता ने हमें डांट ही दिया, हमारा नाम ही ले ले। तो वो डांट, वो प्यार, वो सब अपनापन वो समाजवादी पार्टी में मिलता है। इसलिए समाजवादी पार्टी, हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक परिवार है, हम सब लोग एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी मजबूत है, इसलिए हम लोग कभी हताश और निराश नहीं होते, क्योंकि ये परिवार है और परिवार में सब लोग मिल के इस भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। अच्छा चांद भाई, एक ये भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम्स को सबसे ज़्यादा वोट अपने टिकट देती है, और मतलब शुरू से कहा जाता रहा है कि मुसलमानों की पार्टी है। तो इस चीज़ को आप बहुत पॉजिटिवली लेते हैं कि या इसको एक आरोप की तरह लेते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है, और सबकी पार्टी नहीं है तो आप 37 सांसद हैं, गिन लीजिए कितने मुसलमान कितने यादव, आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी के मुसलमानों की पार्टी है, यादवों की पार्टी है या सबकी पार्टी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, उनके सांसद गिन लीजिए, उनकी जाति गिन लीजिए, तो आपको पता चल जाएगी कि वो पार्टी किसकी है। तो वो कहना, देखिए उनको कहने को क्या है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी आरोप लगाए, लेकिन ज़मीन पे जो हकीकत है वो तब नज़र आती है जब 2024 में भाजपा हारती है। और आरोप लगाने का क्या है, आप 37 सांसद है, सबकी जाति धर्म देख लीजिए, पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है या भाजपा सबकी पार्टी है। हमारे उन 37 सांसदों में आपको सारी जाति सारी धर्मों के लोग मिल जाएंगे, 37 में ही। और अगर 44 कर लीजिए, चंद्रशेखर जी को भी जोड़ लीजिए, तो आपको और संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 33-34 में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, ना पीडीए मिलेगा, ना सबका साथ विकास, सबका विश्वास मिलेगा। अच्छा, पीडीए की आपने बात कही, तो एक कैबिनेट मंत्री हैं ओपी राजभर, उन्होंने तो पीडीए की एक नई परिभाषा दे दी है। पीडीए मतलब पार्टी ऑफ अखिलेश एंड डिम्पल। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की दिक्कत है, वो शाम के बाद जब सुबह उठते हैं तो वो कुछ भी बोलते हैं। और पहले जब हम लोगों के साथ थे तब हम लोग तब भी मना करते थे कि अरे मुख्यमंत्री जी के लिए क्या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना। तो वो मस्करीपन का है, उनके मस्करापन की, सुबह उठे हैं तो कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना। तो हम लोग तो कभी उस बात का समर्थन नहीं करते। उनकी जो भाषा है उस भाषा में हम जवाब भी नहीं दे सकते। हो सकता है कि हमारी पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है महिला सभा की, वो उनको कुछ जो उनकी भाषा है उनके पे कुछ लगाम लगा पाएँ, क्योंकि जो उनकी भाषा है हम लोग तो उसमें जवाब देना नहीं चाहते। और
हम तो उनका सम्मान करते, समाजवादी पार्टी तो ओम प्रकाश राजभर जी का बड़ा सम्मान करती, लेकिन हम लोग देख रहे थे कि अभी पाठक जी एक दिन मंच पे विषय कुछ और था, बात कुछ और कह दी, तो हम तो समझते हैं उनको अपमानित करने के लिए कहा गया। उन शब्दों का इस्तेमाल, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम हो, कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता था, कोई उसका इतिहास रहा है, लेकिन जो बताने का तरीका था, जो जिस मंच का इस्तेमाल किया गया बताने के लिए, तो समाजवादी पार्टी समझती कि अब भी ओम प्रकाश राजभर जी नहीं जान रहे हैं कि पीडीए का सम्मान कहाँ है, तो वो उनकी अपनी परेशानी है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती कि जिन शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए भी किया गया, और समाजवादी ये भी समझते हैं कि उनको अपमानित करने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अखिलेश जी का कार्यकाल आपने देखा बतौर मुख्यमंत्री, किस तरह से आंकते हैं उनके इस कार्यकाल को पूरे? आदरणीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल 12 से 17 वो स्वर्णिम काल था, जब आपको मेट्रो मिली, लैपटॉप मिले, पेंशन मिली, एक्सप्रेस वे मिला, कैंसर हॉस्पिटल मिले, दूसरे हॉस्पिटल्स मिले, लोहिया पथ मिला, तो कन्या विद्याधन मिला, बेरोजगारी भत्ता मिला, तो वो तो स्वर्णिम काल था जब केवल काम हो रहे थे। आज आपको लखनऊ में जितना भी विकास नजर आता है, आप बाहर की तरफ से आज किसी भी रास्ते से अंदर आ जाइए, लखनऊ में आप किसी भी रास्ते से अंदर आएंगे तो जो कुछ भी आपको नजर आएगा वो सब कुछ समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप अगर काम के नाम पे देख लिए तो कहीं भ्रष्टाचार नजर आता है, एक्सप्रेसवे के नाम पे देख लिए तो 4 लेन सड़क को वो एक्सप्रेसवे कह देते हैं, तो कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियम कानून से हुआ ही नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए जान भाई कि अखिलेश यादव की जब बात करते हैं और बतौर मुख्यमंत्री की, ये कहा जाता है कि उनका कार्यकाल अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश के अगले चुनावों की तारीख तय हुई उसके कुछ ही दिनों बाद उनके परिवार में कुछ मतभेद और कुछ आपसी कला निकलकर सामने आई, पूरे मीडिया ने भी देखा, सब पर चला। कहा यह भी जाता है कि दूसरा कार्यकाल अखिलेश जी नहीं जीत पाए, जिसके पीछे उनके पारिवारिक कला एक वजह थी, जिसका उनको खामियाजा मिला, पार्टी चुनाव हारी और बीजेपी को इसका फायदा मिला। कितना आप इस चीज को मानते हैं? हम इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अगर किसी राजनीतिक दल को तोड़ने का प्रयास किया था, किसी परिवार को तोड़ने का प्रयास किया था, तो वो समाजवादी पार्टी थी, और वो पहला हमला था किसी राजनीतिक दल पे, किसी राजनीतिक परिवार पे। उसके बाद तो हम आपको पूरे देश में बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, बिहार में तोड़ने का प्रयास किया था वो, अब वो दल कितना बचेगा नहीं बचेगा वो अलग बात है, कहाँ नहीं प्रयास किया। तो ये जो आप जो लोग जो ये कहते हैं, तो हाँ ये बात ज़रूर है कि 16 में हम लोग समझ नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है, उनसे जुड़े हुए संगठन जिस तरह काम करते हैं, समाजवादी पार्टी या हम लोगों को पहले कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वो जो झगड़ा जिसको लोग पारिवारिक झगड़ा कहते हैं, वो पारिवारिक झगड़ा नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई एक साजिश थी, और उस साजिश को पहला हमला किसी राजनीतिक परिवार पे, राजनीतिक दल पे, जो भारतीय जनता पार्टी का था, वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू था, समाजवादी पार्टी से शुरू था। क्योंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि उनकी सत्ता जिस दिन हिलेगी, या उत्तर प्रदेश ने अगर 24 में हिलाया, दिल्ली की कुर्सी 2 बैसाखियों पर टिकी है, तो समाजवादी पार्टी के कारण है। देश में अगर कोई भाजपा का मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी विचारधारा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पहला हमला अगर किसी राजनीतिक परिवार और राजनीतिक पार्टी पे किया था, तो वो समाजवादी पार्टी पे किया था। हमारा परिवार वो कभी नहीं टूटा था। आदरणीय अखिलेश यादव जी, जब आदरणीय शिवपाल यादव जी अलग भी थे, तब भी वो कहते थे कि हमारे चाचा हैं, चाचा का सम्मान है। ये अखिलेश जी की मैंने देखा, ये एक तारीफ है कि रिश्तों को नहीं भूले वो कभी। हमेशा कहते थे, और हम समाजवादियों ने, पूरे परिवार ने इस बात को महसूस किया कि वो झगड़ा था नहीं, झगड़ा कराया गया था, और अब वो झगड़ा नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भी नहीं। अच्छा, ये भी बताते हैं कुछ सपा के नेता हैं, वो बताते हैं कि वो जो उस समय का दौर था, उस समय सबसे ज्यादा अगर कोई दुख में थे तो नेताजी और अखिलेश जी थे। नहीं, सभी दुखी थे। देखिए, कोई झगड़ा नहीं चाहता था, और वो समय समय पे कहीं मीडिया की रिपोर्टों से, कहीं किसी से, या ये भी कह सकते हैं कि कुछ 2-4 लोग इस तरफ से, 2-4 लोग उस तरफ से, कुछ बातें होती रहीं, और जो बात आगे बढ़ी तो वो बातें के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। परिवार का कोई झगड़ा ना झगड़ा पहले था ना आज है, क्योंकि
हम समाजवादी परिवार में किसी की कोई इतनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे पार्टी के, और जिस बात को सबने स्वीकार कर लिया था, तो इस बात में कोई झगड़ा नहीं था। नेताजी, जहाँ तक सवाल नेताजी का, तो नेताजी ने बाद में भी प्रयास किया, और नेताजी ने हमेशा इस बात को भी कहा कि समाजवादी पार्टी को हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, ये पार्टी न कभी कमज़ोर होगी न कभी बूढ़ी होगी। तो नेताजी के जो विचार थे, नेताजी की जो बात है, वो आज भी सामने, समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी भी नहीं होगी, ना समाजवादी पार्टी कभी खत्म होगी। अच्छा, देश की सबसे बड़ी परिवार की पार्टी समाजवादी पार्टी कही जाती है कि जितना बड़ा कुनबा है पूरा पारिवारिक, अगर बात करें तो अखिलेश जी कैसे सब मैनेज करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं वो सारे कार्यक्रम में भी हर जगह दिखते हैं, चाहे खुशी के हो, गम के हो, परिवार का कोई कार्यक्रम हो, वहाँ भी दिखते हैं, और कार्यकर्ताओं के भी सब कार्यक्रम में दिखते हैं। तो मानते हैं ये क्वालिटी जो अखिलेश जी को अखिलेश बनाती है? देखिए, परिवार वाले परिवार भी चला लेते हैं, देश भी चला लेंगे, उत्तर प्रदेश भी चला लेंगे, और जिनके पास परिवार नहीं है उनसे ना देश चल रहा है ना उत्तर प्रदेश चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी समझती कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनको पता है कि एक परिवार की क्या ज़रूरतें होती हैं। आज अगर महंगाई बढ़ी है, लोगों के घरों का बजट बिगड़ा है, तो वो बजट बिगड़ा है तो उनको सामने क्या समस्याएं हैं, तो एक परिवार के लोग इस बात को महसूस करते हैं। हम भी महसूस करते होंगे कि आज अगर गैस की दिक्कत है, आजकल बिजली बार बार जा रही है, आ रही है, महंगाई भी बढ़ गई है। जब हम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तो दूसरी ज़रूरतों की चीज़ों के दाम, चाहे दूध हो और जो आटा दाल चावल हैं, उनके भी दाम बढ़ गए हैं। तो महंगाई बढ़ी है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी वो परिवार भी चला लेंगे, वो देश को भी सही चलाएंगे, और उत्तर प्रदेश को भी सही चलाएंगे। अच्छा, जैसे आप तो जाते होंगे जब अखिलेश जी रैलियों में जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, साथ में भी कई बार मौका मिला होगा आपको जाने का, जो कहीं भी गाड़ी रोक के किसी भी दुकान पे चाय पी लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, सब क्या प्री प्लान्ड होता है कि वो सडन रैंडम, जैसे हम लोग अगर अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं कहीं, तो चलो कुछ चाय पीते हैं, कहीं रुकते हैं, ये वाला ट्रेंड रहता है, या पहले से प्लान होता है कि उसी दुकान पर रुकना है? नहीं, देखिए, हम कोई प्लानिंग से कोई काम आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं करते हैं कि हम जा रहे थे कहीं चाय, आदरणीय अखिलेश यादव जी को चाय पसंद है। अगर कोई चाय सही पता चल जाती कि यहाँ से चाय सही मिलती, कभी कभी खुद भी पूछ लेते हैं कि चाय कहाँ मिल रही है अच्छी। अच्छा, तो चाय के शौकीन है? हाँ, वहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि हम लोग कोई काम प्लानिंग से नहीं करते, जैसे दूसरे राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कहीं कोई कुछ खाने जा रहा है, तो कौन लोग खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, सब पता है, सबको पता है। आज लोग पता है, लोग दलितों की बस्ती में भी जाते हैं, तो अपने खाने का पैक करा के लेके यहाँ जाते हैं। हम लोग समाजवादी कोई दिखावा नहीं करते। मुझे याद है कि 2023 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा कि तुम आजकल ये कॉफ़ी कहाँ पी रहे हो, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे उस समय डालता था। अच्छा। मैं कॉफ़ी पीने जाता था, एक कैफ़े है गोमती नगर में। अच्छा। तो वहाँ मैं जाता था, तो मैं किसी से भी मिलता तो वहाँ पे अपने दोस्त यार जो भी मिलने आते थे, वह एक दिन पहले तय कर लेते। तो मैं चलाता था कि कॉफ़ी विद चांद। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा कि कहाँ पी रहे हो, तो मैंने उनसे कहा कि आपने ही बनवाया था, वहीं पी रहे हैं। तो हमसे कहने लगा अच्छा ठीक है, अभी चला जाएगा। अच्छा। तो हम लोग जानते हैं कि वो चाय और कॉफ़ी के शौकीन हैं, तो कोई प्लानिंग नहीं करते कि हम कहीं से जा रहे हैं। अगर उनको पता चल जाता है यहाँ चाय अच्छी मिलती है या कोई फल ऐसा मिल रहा है, और इससे एक चीज़ और होती है, जो गरीब है उसकी समस्या पता चलती है कि उसकी समस्या क्या है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी जिसके पास चले जाते हैं, भाजपा उससे भी डर जाती है, उस गरीब से भी डर जाती है। चाहे वो चाय वाला हो, किसी की चाय पी लेते हैं तो भाजपा को दिक्कत हो जाती है कि वो चाय पी ली, तुम्हारे ये बर्तन कौन से इस्तेमाल कर रहे हो, ये कैसे लगा रखा है, ये लीगल है, इलीगल है, अवैध है, वैध है। ये पहली कोई घटना नहीं थी, इससे पहले भी राजाजीपुरम में भी एक हमारी छोटी बहन जिसकी चाय की दुकान पर रुक गए थे, वहाँ भी दिक्कतें हुई। तो क्या है कि ये डरी हुई सरकार है, और हम लोग डरते नहीं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब भी कहीं जाते हैं, गरीब से मिलने का प्रयास जरूर करते हैं, किसान से मिलने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्याओं को उनको समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, चाय की जैसे आपने बात बताई चांद भाई, ड्रेसिंग सेंस के भी लगता है बहुत शौकीन है, क्योंकि एक वाकया में देख रही थी कि किसी कार्यकर्ता सम्मेलन से शायद वो निकल रहे थे, कोई एक कार्यकर्ता खड़ा था, कोट सिदरी पहना था, शायद उससे पूछा कहाँ से बनवाई है, उसको बुलाना, और अगले दिन वो पहुँच भी गए, अपनी नाप भी दी। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाते रहते हैं,
इस तरह से बातचीत करके अपना ताकि अपनत्व लगे, हाँ, बिल्कुल। अपनापन लगे। हाँ, और ये भी सही है कि कार्यकर्ता भी उनसे जितना वो कार्यकर्ताओं से प्यार और मोहब्बत करते हैं उतना अपने नेता से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी उतना ही प्यार उतनी ही मोहब्बत करते हैं, और इसलिए वो कुछ बात कह देते हैं। और वो मुझे याद है कि जब उन्हें कहा कि लेके आना, हाँ। तो लेके पहुंच भी गए थे। हाँ। और उसके बाद उन्होंने सिलवाई भी। अच्छा। तो लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत सादा जीवन बिताते हैं। वो वही खादी का कुर्ता वाइट वही पहनना है, उसके ऊपर आप क्या फैशन या कौन सा आप सोच लीजिएगा क्या करते हैं। अखिलेश जी लाल टोपी, हालांकि वो लाल टोपी का इतिहास तो बहुत पुराना है। नेताजी ने लगभग मुझे जहाँ तक याद है 2002 या कुछ कानपुर में कुछ रैली में इसको इंट्रोड्यूस किया था लाल टोपी, और ये बोला था कि सब लगाना है। लेकिन 2017 के बाद से मैं देख रही हूँ कि अखिलेश जी, जहाँ तक मैंने जितनी कवरेज की है मुझे नहीं याद है कि कभी मैंने उनके सर से लाल टोपी हटी देखी है। अब कार्यकर्ताओं को भी वही देखते हैं, तो क्या मानते हैं ये लाल टोपी एक पावर लेके आई है, नई क्रांति लेके आई है समाजवादी पार्टी में? देखिए, लाल रंग तो क्रांति का रंग है, और समाजवादी पार्टी का हमेशा से लाल टोपी रही है, नेताजी हमेशा से लगाते थे। लेकिन नेताजी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी को कहा था लाल टोपी गई है। अच्छा। और उसके बाद आपको याद हो तो कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी के बाई इलेक्शन के बाद ये बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये काली सदरी और लाल टोपी नेताजी ने हमें दी थी, और हम इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो लाल टोपी हमारी क्रांति की भी निशानी है, समाजवादी की भी निशानी है, और इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी उसको पहनते हैं। और 17 के बाद वो लगातार इसलिए पहन रहे हैं कि नेताजी ने कहा, और नेताजी के बताए रास्ते पे चल रहे हैं। तो हमें हमेशा एहसास रहता है कि नेताजी ने हम लोगों को ये रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पे चलना। अच्छा, मैंने 15-16 साल की पत्रकारिता में चांद भाई ऐसा नहीं देखा कि जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो किसी एक नेता से इतने ज़्यादा प्रेरित हो जाए या मोटिवेट हो जाए कि पूरा उसका ड्रेसअप भी फॉलो कर लें। आपके जितने कार्यकर्ता हैं, अगर किसी कार्यक्रम में देखिए या कोई रैली होती है, वो सब भी पूरा अखिलेश यादव के ड्रेसअप में होके आते हैं। तो क्या अखिलेश जी जैसा बनना है ये सोच के ही आते हैं? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति का अपना कोई आइडियल होता है कि कोई राजनीति में किसी का आइडियल है। हाँ। कोई किसी हीरो को अपना आइडियल मानता है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हम सब समाजवादियों के और पॉलिटिक्स करने वालों के हीरो हैं, तो आइडियल भी हमारे, तो उनको फॉलो करते हैं और उनसे प्यार भी करते हैं, तो उनके जैसा दिखने का भी प्रयास करते हैं। तो ये तो उनके प्रति लोगों का लगाव है, मोहब्बत है कि वो अगर उनसे मिलते हैं तो उनके जैसे लगने का भी प्रयास करते हैं। अच्छा, फिटनेस को लेकर कितना सजग रहते हैं अखिलेश यादव? आदरणीय अखिलेश यादव जी फिटनेस को लेके बहुत उस पर काम भी करते हैं। सुबह और शाम 2 टाइम जिम भी करते हैं। अगर मौका नहीं मिला या चुनाव के प्रचार में हैं तो वापस आके भी करते हैं, लेकिन जिम ज़रूर करते हैं। लेकिन योगी जी ने तो आरोप लगाया वो 12 बजे सो के उठते हैं। देखिए, अब आरोप लगाने के लिए कोई कुछ भी आरोप लगा दे। आदरणीय अखिलेश यादव, लेकिन आप लोग तो करीबी हैं, ज़्यादा जानते होंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी 5-5:30 बजे जग जाते हैं सुबह। अच्छा। और उसके बाद वो जिम करते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, और फिर उसके बाद अपने तैयार हो जाते हैं। फिर तो पार्टी ऑफिस या घर पे कोई लोग आ गए उनसे मिलने, तो शायद मुख्यमंत्री जी उतने बजे सो के उठते भी नहीं होंगे जब आदरणीय अखिलेश यादव जी अपडेट हो जाते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, या रात के समय के बाद तो जब वो सोए उसके बाद क्या कुछ चीज़ें चेंज हुई या कुछ परिवर्तन हुआ, सब पता रहता है। और बहुत से काम या कार्यकर्ताओं से अगर किसी से कोई बात करनी है, नेता से किसी से बात करनी है, तो वो सुबह 5-6 बजे फ़ोन भी कर लेते हैं। या अगर किसी को कोई उनसे दिन भर क्योंकि वो बिज़ी रहते हैं, रात में बिज़ी हैं, कोई नहीं फ़ोन पे बात कर पाता, तो बहुत से लोग सुबह, हो सकता हो कार्यकर्ता बहुत से या नेता नहीं सुबह उठ पाते हो, तो वो लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी से बात करने के लिए, मुझे बहुत से लोगों का नाम पता है, मैं नाम नहीं लूँगा। अच्छा। वो लोग अलार्म लगाते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो भैया से बात कर लूँ। कोई तो अगर सुबह कोई 5 बजे फ़ोन करता है तो वो उठा लेते हैं? नहीं, 6 बजे के बाद 5:30-6 बजे के वो कोई भी अलार्म को अपना लगाता है कि भैया से बात हो जाएगी। तो जो लोग आरोप लगाते हैं, उनका आरोपों का क्या है, जो लोग उनको जानते हैं वो सब जानते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी 5-5:30 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद वो जिम भी करते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, अगर उनको खेलना हुआ तो वो भी खेलते हैं, उसके बाद दूसरे काम होते हैं। इसलिए आरोप है, आरोप का क्या है,
फिर उनकी फिटनेस देख के सबको पता चल जाता है कि आरोप हैं या वो कितने बजे सो के उठते हैं, कितने बजे जगते हैं। अच्छा, मुलायम सिंह जी को सख्त नेता कहा जाता था डांटने के मामले में, वो डांट भी देते थे, सख्ती भी रखते थे। अखिलेश जी में भी आपने बताया ऐसा ही नेचर है। भाभी जी भी ऐसी ही हैं, क्योंकि कई बार चुनावी रैलियों में देखा है वो डांट देती हैं, जब चिल्लाते भाभी जी तो तरह चुप रहिए आप लोग। तो सख्त वो भी है, भाभी भी सख्त है। सख्त कोई नहीं है, ना नेताजी थे, ना भैया हैं, ना भाभी हैं। और नेताजी की शक्ति का आलम तो ये था कि एक कार्यकर्ता या नेता, मुझे याद है कि 8-9 की बात होगी, किसी को पार्टी से निकाल दिया गया। अच्छा। और वो आया तो ठंडक के दिन थे, नेताजी लॉन में पार्टी ऑफिस के बैठे हुए थे, तो आया कि नेताजी मुझे निकाल दो, तो नेताजी ने दूसरे लोगों ने कहा अरे इनको तो निकाल दिया गया है। तो उसने कहा, उस नेता ने कहा कि आप निकाल दीजिए, मैं जाऊंगा तो नहीं तब भी। तो नेताजी ने कहा अब बताओ, जब इनको निकाल दिया है, अब जब नहीं जा रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब निकालने पे भी नहीं निकल रहा है कार्यकर्ता। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं जा रहे तो हैं अब पार्टी में। बिल्कुल। तो नेताजी सख्त नहीं थे, नेताजी अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बहुत प्यार करते थे। उन नेताजी भी सुबह जल्दी उठ जाते थे, और हम समाजवादियों को हमेशा कहते थे कि जो देर से सो के उठता है, अगर राजनीति कर रहे हो देर से सो के उठोगे तो फिर राजनीति नहीं कर सकते, तुम जब तक सो के उठोगे राजनीति समाप्त हो जाती है। तो नेताजी हमेशा इस बात को कहते थे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, और राजनीति करने वालों को समय से सो जाना चाहिए लेकिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उसी रास्ते पे चलते हैं। हम समाजवादी लोग भी प्रयास करते हैं कि नेताजी के उस बताए हुए रास्ते पे। चांद भाई, अपने पॉडकास्ट के एक आखिरी पड़ाव है जिसमें हम रैपिड फायर करते हैं, और उसमें हमारे जो मेहमान होते हैं उससे कुछ रैपिडली क्वेश्चन करते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी उनके जवाब त्वरित दें, बिना सोचे समझे और कम शब्दों में। मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी में एक ऐसी समानता जो आप देखते हैं, दोनों में ये क्वालिटी है। अपने कार्यकर्ताओं से बहुत प्रेम करते हैं दोनों। अच्छा, मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी में एक ऐसी चीज जो दोनों को अलग करती है, अलग करने से मतलब कि उनकी एक क्वालिटी, उनकी एक क्वालिटी, जो मुलायम सिंह जी को मुलायम सिंह और अखिलेश जी को अखिलेश जी बनाती है। नहीं, मैं समझता हूँ दोनों ही लीडर लिबरल बहुत हैं। तो दो आदरणीय अखिलेश यादव जी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, दोनों ही बहुत लिबरल हैं। अपने जो मैं समझता हूँ कि जो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि उनकी कमज़ोरी भी यही है और दोनों की ताकत भी यही थी, चाहे नेताजी थे या आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। दोनों की कमज़ोरी और ताकत यही है कि वो बहुत लिबरल हैं, बहुत जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं और बहुत अपने कार्यकर्ताओं को प्यार भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की यही कमज़ोरी भी, यही खूबी भी है। अखिलेश यादव जी की प्राथमिकताओं में क्या आता है, राजनीति या कार्यकर्ता पहले? नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उनके कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हैं। हाँ। कार्यकर्ता हैं, इसीलिए आदरणीय आप लोग जब बहुत से सवाल उनसे करते हैं कि सड़क पर संघर्ष नहीं हो रहा है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत से अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को इस भारतीय जनता पार्टी की जो संविधान ना मानने वाली सरकार है, कानून ना मानने वाली सरकार है, जो मनमानी कर रही सरकार है, उससे बहुत से मुकदमों से, बहुत से झंझटों से बचाने का भी प्रयास किया है। और हम लोगों ने सोशल मीडिया का इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके प्रयास किया है कि जनता तक अपनी बात आसानी से पहुंच सके। क्योंकि अगर आप देखिए तो माननीय आजम साहब आज जेल में 100 से ज़्यादा मुकदमे, बकरी चोरी, किताब चोरी, शराब की दुकान पे जा रहे थे, पति पत्नी ने क्या गल्ला लूट लिया। जब ऐसी सरकारें हों जहाँ पे इस तरह के मुकदमे लगा के राजनीतिक दलों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा हो, तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को बहुत बचाया है। अखिलेश यादव एक सफल नेता या सफल बेटा? आदरणीय अखिलेश यादव जी, अगर आप राजनीति की बात करेंगे तो एक सफल राजनेता हैं, और परिवार की बात करेंगे तो वो एक सफल, एक आज्ञाकारी बेटे हैं। और समाजवादी पार्टी समझती है कि वो एक आदर्श लीडर भी हैं। क्या कुछ ऐसी चीज़ कभी अखिलेश जी के मन में ऐसा आया हो कि अगर नेताजी आज होते तो शायद ये काम हम और कर देते, जो उनके मन में एक ऐसा रह गया अधूरा काम, कुछ ऐसा? नहीं, हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि जो भी नेताजी के सपने हैं उन सपनों को आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरा करेंगे। नेताजी हमेशा सोचते थे कि समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने, और हम समाजवादियों ने वो सपना देखा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग अपनी जान लड़ा देंगे। आने वाले 2027 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी अकेले या गठबंधन के साथ? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा कि इंडिया गठबंधन मिल के भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और इस बार सीट बंटवारा नहीं, जीत का फॉर्मूला तय होगा कि कौन जीत सकता है। सीटें किसको कितनी मिलेंगी ये सवाल नहीं होगा, सवाल ये होगा कि कौन कौन सी सीट कहाँ पे जीत सकता है। तो जो जहाँ जीत सकेगा उसको वो सीट दी जाएगी, लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं होगा, जीत का बंटवारा होगा। सीट बंटवारे में कार्यकर्ता प्रमुख या मौजूदा परिदृश्य उस सीट के लिए कौन उपयुक्त रहेगा, वो या चहेते नेता? नहीं, जो जीत सकेगा। पहले ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कह दी कि गठबंधन का भी फॉर्मूला यही होगा और समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे का भी फॉर्मूला यही होगा कि कौन जीत सकता है, क्या वहाँ पे जाति समीकरण है, किस प्रत्याशी को वहाँ पे लड़ा दिया जाए जो जीत जाएगा। उसके लिए हम लोगों का अपना जो संगठन का सर्वे है वो चल रहा है। संगठन से आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार पिछले 2-3 महीने से बातचीत कर रहे हैं। हर विधानसभा के 3-4 नाम हैं कि ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं, ये चुनाव जीत सकते हैं। कुछ लोग समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को छोड़ के भी आ रहे हैं। तो जो जहाँ पे जीत सकेगा तो जीत का फॉर्मूला ही टिकट बंटवारे का फॉर्मूला होगा। टिकट बंटवारे में युवाओं को प्राथमिकता या पुराने चेहरों पर दांव? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पुराना हो या नया हो, पुरुष हो या महिला हो, वो जो जीत सकेगा उसको टिकट आदरणीय अखिलेश यादव जी देंगे। यही चीज़ और हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब ये बात स्पष्ट कर दी कि हमारा फॉर्मूला केवल एक है, जीत का फॉर्मूला, फिर वो जीत के लिए कोई किसी भी धर्म किसी भी जाति से हो, जो जीत सकेगा उसको टिकट मिलेगा। आने वाले 2023 चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार या मिलीजुली सरकार? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी अकेले उतनी सीट लाएगी कि हम अपने सरकार बनाएंगे और हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी साथ लेके चलेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ चांद भाई थे, हम भी उनको चांद भाई कह के बुलाते हैं। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी आश्वस्त दिख रही है और जिस तरह से अखिलेश यादव की अपनी तैयारियां चल रही हैं, लगातार वो कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अभी से ही अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन नतीजे क्या होंगे वो तो पूरी तरह से जनता पर ही निर्भर करते हैं। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता खुद चांद भाई भी ये मानते हैं कि इस बार के चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। आप देख रहे थे पॉडकास्ट विश्रुति।